नमस्कार। दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन जिन्होंने बिना कुछ कहे फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी चमक बिखेरी जो शायद कभी नहीं मिटेगी। जी हाँ विद्यार्थियों, जिनके बारे में कहा गया है और जिनकी कुछ पंक्तियां हैं, हंसकर भी जीना है, रोकर भी जीना है, जब जीना ही है तो क्यों नहीं हंसते हंसते जिया जाए। मैं बात कर रही हूँ चार्ली चैपलिन, जो कि दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन थे। बहुत कम लोग जानते हैं उनके चेहरे के पीछे छुपे संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। आज मैं आपको सरल भाषा में ये पाठ समझाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जो कि लिखा है विष्णु खरे ने। विष्णु खरे ने चार्ली चैपलिन के बारे में बताया है कि हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कला कर्म को कुछ मूलभूत विशेषताओं से रेखांकित किया है। करुणा और हास्य तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता थी। इनकी नकल करने की बहुत सारे कलाकारों ने कोशिश की, लेकिन चैपलिन को कोई मात नहीं दे पाए। इनकी छवि अलग ही है और आज हम इनके जीवन के बारे में, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या करता है कि वह बहुत सारे कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने अपनी कला का जादू बिखेरने की कोशिश की, लेकिन चार्ली चैपलिन ही एक ऐसा शख्स था कि वह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद बन पाए। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि चैपलिन अब 100 वर्ष के हो चुके थे और उनकी एक फिल्म मेकिंग ए लिविंग पहली फिल्म थी, उसके भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है। मतलब वो 75 साल से अपनी कला का जादू पूरी दुनिया पर बिखेर रहे थे और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। 5 पीढ़ियां उनकी कला का आनंद ले चुकी हैं। मुग्ध करना मतलब आनंदित होना। समय, भूगोल और संस्कृति की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है, क्योंकि उसकी जो भी एक्टिंग थी वो इस तरह की थी, आवारागर्दी वाली। तो विकासशील देशों में क्या हो रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, टीवी आ रहे हैं लोगों के घरों में, वैसे वैसे वहाँ के लोग चार्ली को एक बार देखते हैं तो उसको बार बार देखने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरह से लोगों से प्रताड़ित होता है, फिर भी हंसता रहता है, सबको हंसाता रहता है। ये उसकी खूबियाँ बूढ़े बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पसंद करते हैं। तो हर देश में हर तबका, हर स्तर का इंसान उसको देखना पसंद करता है। ऐसा कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो अभी वो 100 वर्ष का हो चुका, लेकिन आगे भी उसके 50 साल तक भी उसके बारे में कुछ न कुछ बातें लोगों के मुंह से सुनने को मिलेंगी। ये देखो, यहाँ पर चार्ली चैपलिन को बताया गया है कि उसकी एक्टिंग किस तरह की थी। आगे लेखक बताते हैं कि उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। वह दिमाग लगाकर पिक्चर नहीं बनाता, जबकि लोगों को हंसाने के हिसाब से एक विश्वविख्यात कॉमेडियन था, सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर फिल्म बनाता है। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियबाड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीज, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर
कहीं सूक्ष्मतम रसास्वाद के साथ देख सकते हैं। तो देखो, चार्ली की पिक्चर पागल खाने में मरीजों को दिखाई जाती है, जिनका दिमाग काम नहीं करता है उनको भी दिखाई जाती है, और महान वैज्ञानिक जो आइंस्टाइन है उन्होंने भी उनकी फिल्म देखी हैं। तो मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति से लेकर बच्चे से लेकर बड़े बड़े महान प्रतिभाशाली लोग भी उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, उनकी कलाकारी को पसंद करते हैं। तो इसके लिए वो लोकतांत्रिक हैं। चैपलिन से न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा, क्योंकि सभी लोग उनकी फिल्मों के लिए एक हो गए। उनकी फिल्म देखना मतलब किसी में किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं कि ये उसकी फिल्म बनाई हुई है इसके लिए हम नहीं देखेंगे। चार्ली चैपलिन ने सबको प्रभावित किया, हर वर्ग को प्रभावित किया। इसके लिए सारा वर्ग, सारे लोग एक हो गए उनकी फिल्म देखने के लिए। इसके लिए लोकतांत्रिकता उनकी फिल्मों की विशेषता रही है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। तो इस तरह के डायलॉग उनके रहते हैं। सीधी सी बात बोलता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही एक राजा है, मुझ में और राजा में क्या फ़र्क है, मतलब एक गरीब और अमीर में क्या फ़र्क है। जैसा वो भगवान ने जैसा उसको बनाया वैसा ही मुझे बनाया, तो फ़र्क महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और पब्लिक हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दूर दुराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। तो उनके चरित्र की विशेषता ये रही कि वो एक विधवा का बेटा था। बाद में जो उसकी माँ थी वो पागल हो चुकी थी, समाज के द्वारा प्रताड़ित किया गया, समाज से अवहेलना की गई। तब भी वह बाद में करोड़पति हो जाने के बाद भी अपने आप को उसने मजबूत रखा और करोड़ों लोगों की धड़कन बना। तो ऐसा था चैपलिन। फिर आगे लेखक बताते हैं, अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। वह ये एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे। तो उसकी जो नानी थी वो जिप्सी खानाबदोश से थी, और ऐसा बताया जाता है कि जिप्सी लोग भारत से ही गए थे यूरोप में। तो कहीं ना कहीं चार्ली में भारतीयता देखने को मिलती है। और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इस जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। तो ये एक जटिल परिस्थिति उसके लिए कि पिता यहूदी वंशी थे, नानी जो थी वो खानाबदोश से थी, और उसमें भारतीयता के भी गुण दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये चार्ली चैपलिन था, वो घुमंतु चरित्र वाला बन गया, सब जगह घूमते रहता था। वे कभी मध्यवर्गीय, बुजुर्गवा तथा उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, मतलब भाऊ, खानाबदोश, आवारगर्द, ये सब की प्रस्तुति की है, तो उसके कारण उसके अवचेतन तक पहुंचते हैं। तो उनकी सारी फिल्मों में खानाबदोश जैसी बातें दिखाई देती हैं, उनका चरित्र आवारागर्दी वाला दिखाई देता है। उनकी ये फिल्मों की विशेषता बताई है लेखक ने। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं मतलब सोचते ही रह गए हैं उसकी कलाकारी के बारे में। फिल्म समीक्षक मतलब जो गलतियां और आलोचना और फायदे और नुकसान दोनों की समीक्षा करते हैं, वो उन लोगों ने इसके बारे में समीक्षा की। और बड़े बड़े कलाकार थे, उस्ताद से कला के, उन्होंने भी चार्ली के बारे में सर्च किया, लेकिन सब सिर धुनते रह गए। और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी ये मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। तो चार्ली के बारे में कुछ नया लिखे वो उनके लिए कठिन है, क्योंकि चार्ली को कोई समझ ही नहीं पाया कि वो कैसा बंदा है।
दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मेल ओंटिगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्मित समीक्षाओं से क्या लेना देना। तो जिनको आनंद चार्ली की फिल्मों से आता है, उनको बड़ी विचारपरक फिल्मों से क्या लेना देना। यहाँ लेखक यही बताना चाहते हैं कि जिनको जिनसे आनंद प्राप्त होता है वो उसी तरफ आकर्षित होते हैं। तो चार्ली के सभी दीवाने थे। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली देखते हैं वैसा उन्हें जाना पहचाना लगता है। तो चार्ली को जब देखते हैं, चार्ली को हर रूप में जब जब देखते हैं, तब तक ये लगता है कि इसको हम कहीं न कहीं जानते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि कला और बुद्धि में कौन ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ चार्ली कला और भावना में कौन बेहतर है। तो यहाँ पर चार्ली भावना को चुनते हैं और उसका कारण भी वो जानते हैं। तो बचपन की दो घटनाएं ऐसी हुई जिसका उनके ऊपर स्थायी प्रभाव पड़ा। वो घटनाएं क्या थी? एक बार जब वे बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह की कहानी सुनाई, पूरा बाइबल पढ़कर सुनाया कि किस तरह से ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके पूरे जीवन की घटना, बाद में उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो ये कहानी सुनते सुनते दोनों माँ बेटे रोने लगे। फिर चार्ली ने एक आत्मकथा में इस कहानी के बारे में बताया। फिर दूसरी घटना ये भी थी कि उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था चार्ली जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया करता था। एक बार सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाते हुए देखता था। एक बार क्या हुआ कि एक भेड़ किसी तरह से जान छुड़ाकर भाग निकली वहाँ से। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगाने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या हुआ होगा। तो ये मर्मस्पर्शी घटनाएं उसके दिल को छू गई और तब से वह भावनाओं से संबंधित ही फिल्म करने लगे, बुद्धि नहीं लगाते थे। उनका जो मन करता था वैसी फिल्म बनाते थे। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, बसंत की वह बेलोस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही। मतलब वो जो घटना उनके सामने घटी थी भेड़ वाली, वह कई दिनों तक उसकी भावना में रही। और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने कई मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी, त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। तो करुणा और हास्य दोनों का मेल जोल, सामंजस्य इनकी फिल्मों की पूरी विशेषता रही है। करुणा और हास्य कहीं भी आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इनकी पिक्चर की, इनकी फिल्म की ये प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने देखी थी ऐसी हालत, इसके लिए तब से उनकी फिल्मों में यही दिखाया जाने लगा। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उसमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं। हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुख। तो जीवन में ये आते रहते हैं। ये संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। तो हमारे भारतीय रस सिद्धांत में करुणा और हास्य एक साथ नहीं मिलते। करुणा मतलब दया की भावना और हास्य मतलब उसके ऊपर हंसना। तो ये दोनों चीज़ एक साथ कभी नहीं हो सकती। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांश तो वह पर संताप से प्रेरित है। पर संताप मतलब दूसरों से पीड़ा। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर करुणा होती है और कभी कभी दुष्ट लोगों पर भी करुणा होती है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों में कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। न तो हिंदी नाटकों में, न संस्कृत नाटकों में, न हिंदी साहित्य में
न हिंदी फिल्मों में करुणा और हास्य का सामंजस्य कहीं नहीं दिखाई देता। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में बहुत कम ही नजर आती है। वो कहा भी करते थे, मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उनके विचार थे। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्र महत्व तो है ही, भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। तो इस तरह से सौंदर्य शास्त्र कहा जा सकता है उनके प्रभाव को। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक और सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन मतलब तथ्य सत्य को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। तो करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय लोगों ने इस तरह से स्वीकार कर लिया जिस तरह से एक बतख पानी को स्वीकार करती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं। तो विदेशी कला सिद्धांत मतलब ये विदेशी था, तो इसकी फिल्मों को इस तरह से भारतीयकरण होना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अंशतः एक तरह की कला ही सार्वजनिकता को रेखांकित करते हैं। किसी भी समाज में इन्हीं गिने लोगों को अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। ये स्वयं एक स्वीकारोक्ति है। तो ये स्वीकार करने योग्य बात है कि जब ताना देना होता है तो किसी को भी कह दिया जाता है अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कहा जाता है। मतलब किसी तरह की परिस्थिति किसी के साथ घटित होती है तो या तो चार्ली या तो जॉनी वॉकर कहते हैं, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। ये अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा फूट था। गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। सानिध्य मतलब उसकी नज़दीकी चाही थी, गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चार्ली चैपलिन कितने महत्वपूर्ण इंसान थे कि बच्चे बच्चे को वे पसंद थे, बड़े बड़े नेताओं को वो पसंद थे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली लोगों, सबकी वो पसंद थे। तो सब कोई उसका सानिध्य चाहते थे, सब कोई उससे मिलना पसंद करते थे, वो हर वर्ग की पसंद थे। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग, आवारा सिर्फ दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीयकरण था। तो राज कपूर ने कोशिश की आवारा पिक्चर बनाकर चार्ली का भारतीयकरण करने की कोशिश की। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों का हंसने की और स्वयं नायकों को के अपने ऊपर हंसाने की परंपरा नहीं थी। तो इससे पहले ये दो पिक्चर बनी, इससे पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इन फिल्मों में मतलब चार्ली चैपलिन जैसे नायकों को लिया गया और उसका भारतीयकरण किया गया। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, देवानंद, तो दिलीप कुमार की बाबुल, शबनम, कोहिनूर, ये सब पिक्चर थी। फिर देवानंद की 9 2 11, फ्रंटूस, 3 देवियाँ, फिर शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन की अमर अकबर एंथनी, श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप में चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। मतलब सबने नकल करने की कोशिश की, चैपलिन का भारतीयकरण करने की कोशिश की। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकू से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो ये दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। चैपलिन की करुण और हास्य फिल्में होती हैं, उस पर लोग आनंद लेते हैं, लेकिन महाभारत में जब ये द्रौपदी और इसका
कृष्ण और अर्जुन वाली जो घटना हुई, ये हास्य और करुणा दोनों थी, लेकिन इसकी त्रास्त व्याख्या की गई। मतलब लोगों को ये घटना अच्छी नहीं लगी, इसका आनंद नहीं आया लोगों को। लेकिन चैपलिन की बातों से, चैपलिन की स्टोरियों से लोग आनंदित हो उठते हैं। तो ये है चैपलिन की विशेषताएं। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। ये तो मूक रहते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं, बिना कहे ही सब कुछ समझा देते हैं, और फिर भी लोग हंसते हैं। सहवाग चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए। मतलब बोल बोल कर तो बहुत सारे कॉमेडियन हैं। कॉमेडी करोगे कैसे करोगे, बोल कर ही करोगे, लेकिन इन्होंने बिना बोले कॉमेडी करी और करोड़ों लोगों का दिल जीता। लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। लोग बोलकर कॉमेडी करते हैं, फिर भी चैपलिन क्यों नहीं बन पाए आज तक, तो ये पड़ताल करनी, ये जांच करनी अभी बाकी है। तो आगे लेकर बताते हैं कि चार्ली का चीर युवा होना, चीर युवा मतलब जवान होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। सबसे बड़ी विशेषता शायद ये है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। तो सब पूरी दुनिया ने उनको अपनाया है, पूरी दुनिया ने उनको पसंद किया है, तो इसके लिए वो किसी को भी विदेशी नहीं लगते। यहाँ भारतीय लोगों को वो विदेशी नहीं लगते, दूसरे देश के लोगों को भी वो विदेशी नहीं लगते। कोई उनको महसूस करता ही नहीं कि विदेशी कलाकार है। यानी उसके आसपास की जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं, और चैपलिन हम बन जाते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम दिया ना कि चार्ली चैपलिन, यानी हम सब से रिलेटेड उनकी स्टोरी होती हैं। इसके लिए वो विदेशी कभी लगते ही नहीं हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें ये भी लगता है कि ये मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। ये संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफका है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक हैं। उनकी स्टोरी में आदर्श भी है और समाज की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर प्रहार भी है, लेकिन हंसते हंसते करुणा और हास्य जैसे कि उनकी विशेषता रही है, वो सब उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया है। विद्यार्थियों, उनकी एक एक उनका जो प्रदर्शन है वो आपको जरूर देखना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह की फिल्में वो करते थे, किस तरह के फिल्म निर्देशक थे वो। एक होली का त्यौहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने हंसने स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गांव में लोक संस्कृति में तो तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वह थी ही नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व ये है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। तो वो मतलब विदेशी होते हुए भी वो अंग्रेजों पर हंसने का भी अवसर देते हैं। इसके लिए भी भारतीय लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए भारत में उनकी फिल्मों का महत्व है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त मतलब खुद को गर्व में महसूस करता है, आत्मविश्वास से लवरेज मतलब पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है। सफलता, सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रातपी कठोराणी मतलब पत्थर से के समान कठोर, और मर्दुनी कुसुमादपी और फूल के समान कोमल क्षण में दिखता, तब वह सबसे ज्यादा खुश होता है। तब ये समझिए कि कुछ ऐसा ही हुआ जाता है कि वह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिल्ली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। तो हम हमारे जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली जैसे ही होते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में हम कलब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए भी जीत सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। तो चार्ली चार्ली हो जाना मतलब चेहरा आनंददायी हो जाता है। जब भी हम चार्ली की फिल्म देखते हैं
तो हम खुद को चार्ली महसूस करते हैं, खुद आनंददायी महसूस करते हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।